हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज है और मैं अपने इस चैनल बुक्स की बातें के थ्रू आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया बुक द स्विच एक्टिवेट योर मेटाबॉलिज्म फॉर अ हेल्थियर लाइफ बाय जेम्स डब्ल्यू क्लेमेंट के रीडिंग सेशन शेयर करूँगा। दरअसल हमारा एक ऑनलाइन हेल्थ एंड वेलनेस कम्युनिटी है कॉल्ड रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म इंडिया। हमारी इस कम्युनिटी के द्वारा रोज़ सुबह जूम पर हम एक मैजिकल मॉर्निंग सेशन कंडक्ट करते हैं, जिसमें मेडिटेशन होता है और बुक रीडिंग सेशंस होते हैं। तो ये वीडियोस उसी मैजिकल मॉर्निंग सेशंस के रिकॉर्डिंग्स हैं। तो बने रहें मेरे साथ और इस बहुत ही बढ़िया नॉलेजफुल जो बुक है उसके रीडिंग सेशंस को एंजॉय करें। थैंक यू। तो हम गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमें ऑडिबल है? आवाज ठीक? ओके। तो हम चैप्टर 5 के ऑलमोस्ट लास्ट पैरा में पहुंच चुके हैं। इन्होंने सम अप किया हुआ है कि जो कीटोसिस कीटोजेनेसिस इसके बारे में पूरा, राइट। तो इसमें ये बताते हैं कि लास्ट पैरा में कि चैप्टर 9 में इज गोइंग टू एक्चुअली हमें बताएंगे कि हम कौन सा डाइट हम एक्चुअली फॉलो कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कीटो डाइट कैसा होता है जो अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं हमें, right? लेकिन यहाँ पे एक और बात बताते हैं कि ट्रिकी पार्ट ऑफ दिस डाइट, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट क्या है इस डाइट का कि इंश्योरिंग दैट यू आर रिड्यूसिंग योर कार्ब इनटेक इनफ। कीटोजन कीटो डाइट में ये होता है ना कि आपको कार्बोहाइड्रेट कम खाना है। तो इसका ट्रिकी पार्ट यही है कि आपको कार्बोहाइड्रेट कम खाना है, साथ में while नॉट बिकमिंग deficient इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। ऐसा भी ना हो कि आप बहुत सारे न्यूट्रिएंट से वंचित हो जाएं, राइट। जैसे कि फाइबर, मिनरल्स, विटामिन्स, या फिर आपका लीन बॉडी मास चला जाए। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रिकी पार्ट है, तो इसको समझ के हमको करना पड़ेगा, बता रहे। तो बोल रहे हैं कि फॉर दिस रीजन एंड एज आई मेंशन बिफोर सम पीपल वुड डू वेल टू टेक सप्लीमेंट्स व्हाइल ऑन द डाइट। तो कुछ लोगों के लिए ये ठीक रहेगा कि वो कीटो डाइट के साथ में सप्लीमेंट्स भी लें, राइट। मल्टीविटामिन्स वगैरह जो भी है। तो क्योंकि क्या है, बोलते हैं कि एवरीवन्स कार्ब इनटेक टू स्टे इन कीटोसिस विल बी डिफरेंट। कीटो डाइट में क्या है कि हर आदमी का कार्ब्स का रिक्वायरमेंट अलग होगा, उसके उसका मूवमेंट्स अलग होगा। कोई बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता होगा, कोई बिल्कुल नहीं करता होगा, बहुत आइडल रहता होगा, right? जो आइडल रहता है शायद उसको कार्ब की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होगी, लेकिन जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता है वो हो सकता है कि वो कार्ब्स थोड़ा ज्यादा ले ले, क्योंकि ही कैन वर्क आउट थ्रू द ग्लूकोज। उसके ग्लूकोज को खत्म करते हुए वो आगे बढ़ जाएगी, राइट। एंड वो लिवर में कीटो बॉडीज बनने लगेंगी, right? वो फैट्स को कंज्यूम करने लगेगा। तो बोले कि some people will need to eat fewer carbs to stay in ketosis, while those doing exercise, heavy exercise, can get away with more, as their muscles will be burning through the glucose. Other factors such as stress है, hormones है, ये सब खेल में शामिल हो जाती है, लाइक जब कीटो डाइट में जाते हैं। बोले कि ऑल पीपल कम टू द प्रोबेबिलिटी टेबल विद अ डिफरेंट सेट ऑफ रिस्क फैक्टर्स। बोले कि जितने लोग भी कीटो डाइट में आएंगे ना, सब अपना अपना रिस्क फैक्टर्स लेकर आएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल बोल रहे कि वो अपने बारे में खुद बता रहे हैं कि आई हैव इनहेरिटेड सेवरल जेनेटिक वेरिएंट्स दैट लिंक टू हाई टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। बोले कि मेरे साथ ऐसा है कि मेरा जेनेटिक्स ऐसा है कि मेरे अपने पूर्वजों से ऐसा कुछ मिला हुआ है कि मेरा जो टोटल बॉडी कोलेस्ट्रॉल है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं वो हाई रहता है, ठीक है। टू सैचुरेटेड डाइटरी फैट, मतलब अगर सैचुरेटेड डाइटरी फैट लेंगे तो वो हाई हो जाता है। तो बोल रहे हैं कि जब इन्होंने स्टार्ट किया था, जब जेम्स डब्ल्यू क्लेमेंट जो ऑथर हैं वो उन्होंने जब स्टार्ट किया था कीटो डाइट में, तो बोला कि एक महीने में ही जब वो नारियल का तेल ले रहे थे तो बोले कि वो सैचुरेटेड फैट है, और उससे उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल, वो डबल हो गया, वो, राइट। एंड सब्सटेंशियली उससे क्या हो गया कि उनका जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल था वो भी हाई हो गया, ठीक है। अब since ketogenesis is brought about by limiting your carbohydrate level until your cells switch to burning fat,
कीटो डाइट में बेसिकली क्या है कि आप अपने कार्बोहाइड्रेट लेवल को कम करना है ताकि हमारा बॉडी फैट को बर्न करना स्टार्ट करे, राइट। तो इससे मतलब क्या है कि इट डजेंट मैटर व्हाट टाइप ऑफ डाइटरी फैट यू चूज। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा फैट आप ले रहे हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कुछ भी ले सकते हैं, कह रहे हैं। क्योंकि आपको बेसिकली क्या है कि कैलोरीज को सब्स्टिट्यूट करना है। आप लोग अगर इफ यू आर ऑल विथ मी, आप हमारा आइडिया है कि कैलोरीज को सब्स्टिट्यूट करना है फ्रॉम कार्ब्स टू फैट एंड वो जो मॉडरेट प्रोटीन आप ले रहे हैं, ठीक है। बट लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बट यू शुड चूज वाइजली सो यू डोंट ब्रिंग ऑन अदर हेल्थ कंडीशंस। तो ये आपको थोड़ा सा ना सोच के यूज करना पड़ेगा कि आपके शरीर में कौन सा फैट, कहीं ऐसा ना हो कि आप सैचुरेटेड फैट ले रहे हैं और आपका जैसे जेम्स के साथ हुआ है, योर कोलेस्ट्रॉल रेजर्स, वो चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों में शायद सैचुरेटेड फैट से इतना असर होता ही नहीं होगा, तो दे कैन वेरी वेल टेक, बट ये चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाए, कुछ और हेल्थ कंडीशंस आ जाए। तो बोल रहे हैं कि इन माई कंडीशन, इन्होंने अपने कंडीशन में बताया कि इन्होंने क्या किया, जैसे ही देखा कि यार जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई हो रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल भी हाई हो रहा है, तो इन्होंने तुरंत स्विच किया टू पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में इन्होंने शिफ्ट किया। इसके बारे में एक्चुअली वो डिटेल में चैप्टर 7 में बताते हैं। और कोकोनट ऑयल को बंद कर दिया। उससे फर्क क्या पड़ा कि विद इन अ मंथ बोल रहे हैं कि इनका टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो वापस वो जो प्री कीटो लेवल में आ गया, और इनफैक्ट वो और 50% रिड्यूस हो गया, बोल रहे हैं। बोले कि और ये दैट वाज द बेस्ट आई हैव एवर डन। बोले कि वो जो उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल का बेस्ट लेवल वो उसी टाइम में था जब उन्होंने वो कोकोनट ऑयल को बंद करके जो शिफ्ट किया। तो ये चीज हमें समझना है, दिस इज द ट्रिकी पार्ट एक्चुअली, कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना, कौन सा फैट लेना है। कार्ब्स तो बंद कर दिया है, लेकिन फैट कौन सा लेंगे, कौन सा हमारे शरीर एक्सेप्ट करेगा। दिस इज वन इंस्टेंट उन्होंने बताया, आगे कई सारे इंस्टेंसेस हैं जो हमको चेक देखने पड़ेंगे, राइट। सो ऑल्दो द कीटोजेनिक डाइट इज अ ट्रेंड, ठीक है, एंड टर्म दैट हैज बीन गेन्ड पॉपुलरली, मतलब ये जो कीटोजेनिक डाइट है ये आजकल ट्रेंड बन गया है। पिछले पूरे एक दशक में अच्छा खासा चल गया, ठीक है। तो thanks in part to the science finally catching up to the anecdotal evidence of its biological benefits। बोले ये हमें शुक्रिया करना चाहिए साइंस का कि इन्होंने ये जो उसका जो बायोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं ये हमें बताएं, ठीक है। क्योंकि बोल रहे हैं कि ये एक्चुअल में वही डाइट है जो हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे, उनका डाइट है, जो काफी एनर्जेटिक थे, एथलेटिक थे, ठीक है। जो बरसों पहले हमारे धरती पे घूमते थे, उनके शरीर में बेसिकली कीटोसिस होता था, और साल में नॉट अराउंड द ईयर लेकिन कई महीनों तो वो कीटोसिस में ही रहते थे। क्योंकि उनका क्या था कि दे हैड टू, बिकॉज हाई कार्ब मील्स वर नॉट डाउन द स्ट्रीट। क्या था कि क्यों उनको कीटोसिस में जाना पड़ता है, क्योंकि हाई कार्बोहाइड्रेट फूड जो था ऐसा नहीं था कि भाई बगल में किराने की दुकान में मिल जाए या कहीं रेस्टोरेंट में जाके वो खा सकते थे, कहीं बर्गर वर्गर ऐसा सब नहीं मिलता था, राइट। तो या किसी पेड़ के पीछे मिल जाए बिहाइंड द ट्री, ठीक है। शुगरी जंक फूड डिडंट एक्सिस्ट। ये जो जंक फूड है, जो मीठा शुगरी जंक फूड है, ये था ही नहीं उस समय, ठीक है। और कोई ग्रोसरी स्टोर नहीं था जहाँ पे कि कार्बोहाइड्रेट लेडन सीरियल्स और बेक्ड गुड मिल जाए, केक मिल जाए, स्नैक्स मिल जाए, ग्लूकोज फ्रक्टोज सिरप, रिच फ्रूट जूस मिल जाए, ये सब नहीं था। दे एट व्हाट दे शुड टुडे। ये बहुत ये सेंटेंस बहुत जरूरी है। दे एट द वे वी शुड टुडे। वो वैसा खाते थे कि हमें आज कैसा खाना चाहिए, हमें एक्चुअल में क्या खाना चाहिए, तो वैसा वो उस समय खाते, राइट। सो दिस इज चैप्टर 5। उन्होंने रैप अप किया है कीटोजेनिक्स के बारे में कि हमें एक्चुअल में कैसा करना चाहिए, और कीटोजेनिक डाइट का एक टोटल उन्होंने एक ओवरऑल पिक्चर दे दिया, राइट। मूविंग ऑन, चैप्टर 6। चैप्टर 6 इज केवमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, राइट। हाँ, आई डोंट नो क्या बताने वाले हैं वो आगे इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में, केवमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है।
केवमैन जो गुफाओं में रहते थे और इंडस्ट्रियलिस्ट जो आज के, तो उनके बारे में। तो यहाँ में एक कार्टून बना हुआ है, बड़ा फनी है कि आई एम टायर्ड ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग टू, बट नोबडी इज इन्वेंटेड ग्रोसरी स्टोर्स येट। दो बंदे बात कर रहे हैं, दो केवमैन बात कर रहे हैं, कार्टून बना हुआ है। और उसमें बोल रहा है कि एक वो अगले से कह रहा है कि यार मैं थक गया हूँ यार, ये शिकार करके खाना और घूम घूम के खाना ढूंढना। तो अगला के बोलता है कि यार अभी तक ये ग्रोसरी स्टोर तो इन्वेंट हुआ नहीं है, ठीक है, तो यही करना पड़ेगा, राइट। तो इट्स अ फनी थिंग, बट ये एक फैक्ट है उस जमाने में, शायद कोई अगर टाइम मशीन पे पहले अगर जाके बोला होगा, हम में से कोई जाके बोले तो शायद ऐसा कुछ होता हमारे साथ, राइट। सो दैट्स अ कार्टून यहाँ पे दिया हुआ। तो इस चैप्टर को आगे ले जाते हुए वो यहाँ पर एक स्टार्टिंग में एक 1956 में एक डॉक्टर जेम्स नील थे, जिन्होंने अमेरिका का पहला एकेडमिक डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स फॉर्म किया था एट यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, राइट। तो ये उस वक्त की बात है जब कुछ ही साल पहले, मतलब डीएनए का वो जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वगैरह इन्वेंट हुआ था। इन्वेंट क्या हुआ था, डिकोड हुआ था, ठीक है। डीएनए स्ट्रक्चर वाज ऑलवेज देयर, तो उसको डिकोड, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होते नहीं, वो जो लैडर वाला जो हमने पहले डिस्कस किया था डीएनए का, तो वो उसी दौरान मतलब उसको डिकोड किया था। तो डॉक्टर नील जो है, ही वाज अ पायनियर इन ह्यूमन जेनेटिक्स, ठीक है। जो हमारे जेनेटिक्स के ऊपर में एक पायनियर थे, और ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू रिकॉग्नाइज द जेनेटिक बेसिस टू सिकल सेल एनीमिया। जो सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी है, राइट, तो उसका जो मेन जेनेटिक्स का, ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने इसको पता किया। और जिससे कि विच वाज विच लेड टू द रेयर डिसऑर्डर बिकमिंग द फर्स्ट डिस्क्राइब्ड, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया को पहला एक मॉलिक्यूलर डिजीज बोला जाता है, राइट। जस्ट लाइक वो जो लेरॉन सिंड्रोम, आपको याद होगा ना, वो जो बौने लोग थे, जिसपे वो जो इजरायली साइंटिस्ट ने काम किया था, तो वैसा ही कुछ है। उसमें क्या था, डाउन सिंड्रोम में भी क्या था कि एक कैरियर होगा, अगर माता पिता दोनों अगर कैरियर नहीं होंगे तो सामने वाले को ये नहीं होगा। दोनों में अगर वो लेरॉन सिंड्रोम का अगर जीन्स नहीं होगा तो बच्चे में नहीं होगा, एक सिर्फ कैरियर बने रहेगा। तो ऐसा ही सिकल सेल एनीमिया में भी, ठीक है। आप लोगों को याद होगा ना, मैंने वो पिक्चर दिखाया था कि कैसे क्रॉस होता है करके, right? तो इट्स बेसिकली क्या है कि ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न बेसिकली, ठीक है, कि दोनों में से इनहेरिट होगा वो जीन्स, तब जाके वो बच्चे में बीमारी होगी, नहीं तो वो अगला वो कैरी करता रहेगा। एक एक पार्ट तो रहेगा उनका, जो माँ से मिला हुआ या पिता से मिला हुआ एक पार्ट जरूर रहेगा उनका। तो बोले कि ऑल दो नील का जो डॉक्टर जेम्स नील जो है, इनकी इनका जो इनका नाम, वैसे जो इन्होंने ज्यादा एक्सटेंसिव स्टडी किया है ऑन वो जो हिरोशिमा एंड नागासाकी में जो बॉम्बिंग हुआ था 1945 में, तो उस टाइम का जो विक्टिम्स थे, सर्वाइवर्स थे, उनके ऊपर में रेडिएशन इफेक्ट, उसके ऊपर में उन्होंने ज्यादा काम किया था, उसी के लिए उनको जाने जाते हैं, राइट। वो करीब 40 साल तक उनके साथ काम करते रहे कि रेडिएशन का इफेक्ट कैसे हो रहा है उनके बच्चों में वगैरह वगैरह। सो लेकिन फिर उन्होंने एक चीज और ये किया था, उन्होंने एक बताया था, इट वॉज इज थ्रिफ्टी जीन थ्योरी। थ्रिफ्टी जीन मतलब, थ्रिफ्टी मतलब कि एक कंजूस बोल सकते हैं, जो अपने आप को बहुत ज्यादा रिवील नहीं करता, राइट। तो एक थ्रिफ्टी जीन थ्योरी उन्होंने जेनेटिक्स में बताया था, जिसको बोलते हैं कि वो जो उन्होंने हंटर गैदरर्स को स्टडी किया था ब्राजील के और वेनेजुएला के, जो पूरा एक रेवोल्यूशन लेकर आया कि ये होता क्या है, कि कैसे थ्रिफ्टी जीन ये काम करता है, राइट, व्हाट इज दैट थ्रिफ्टी जीन। तो जैसे एज प्रपोज बाय डॉक्टर नील इन 1962, फर्दर उसका स्टडी हुआ, और 98 में फिर 62 में स्टार्ट किया उन्होंने, 98 में काफी साल, राइट, उस पे वो काम करते रहे। 98 में उन्होंने फिर से एक फॉलो अप आर्टिकल लिखा था अबाउट थ्रिफ्टी जीनोम, a genetic predisposition to quickly send glucose from our bloodstream into the cell to be burned as fuel and stored as fat. व्हाट इज दिस थ्रिफ्टी जीनोम, अगर ये थ्रिफ्टी जीनोम क्या है पूछेंगे, तो ये बेसिकली क्या है कि एक हमारे शरीर के अंदर का एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, जो पहले से ऐसे सिस्टम बना हुआ है कि वो तुरंत जो है ग्लूकोज को हमारे ब्लड स्ट्रीम में भेजता है,
और वो फ्यूल की तरह काम करता है, और जितना बच गया वो फैट की तरह स्टोर करना, राइट। और ये कह रहे हैं कि ये एक इवोल्यूशनरी एडवांटेज है जो हमारे पूर्वजों से मिला हुआ है हमें, ठीक है। क्योंकि उस टाइम में वही था, जो मिल जाता था ना वो खा लेते थे और वो स्टोर करते थे, राइट। और वो मतलब वो जो फैट की तरह रह जाना, तो दिस इज एक्चुअली फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स बोल रहे हैं, जो हमारा पूरा सिस्टम चल रहा है। तो इसीलिए इसको एक थ्रिफ्टी जीन बोल रहे हैं कि ये ऐसे निकल के दिखता नहीं है, ठीक है। बहुत जब जरूरत है तब वो काम करता है बेसिकली। तो इनहेरिटेड जीन्स दैट मैसिवली इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग, और ये वो जीन है, यानी कि अभी हम बोल रहे हैं ना कि जो बीमारियां हैं आज की तारीख में, जो हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब शायद ये थ्रिफ्टी जीन की वजह से ही है, right? क्योंकि वहीं से चला आ रहा है। उस टाइम में भी फैट स्टोर होता था, सारे कुछ होते थे, राइट। ग्लूकोज बर्न होता था, सब कुछ हमारे वो पूर्वजों का जो सिस्टम है सेम ही है, क्योंकि वो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन उस टाइम की एक्टिविटी ज्यादा थी, शायद इसीलिए बीमारियां निकल के नहीं है। आज हमारा रहन सहन चेंज हो गया, इसीलिए ये सारी बीमारियां निकल के आ रही है। तो ये बीमारियां कोई नई नहीं है बोल रहे, ये कोई जीनोम में हमारे स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आया है, तो तब से चला आ रहा है, राइट। आई थिंक आई एम मेकिंग सेंस, राइट? आर यू ऑल विथ मी? ओके, ग्रेट। तो बोले द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जीन्स आर कॉमन इन नियरली ऑल लिविंग सेल्स। ये जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म वाला जो सिस्टम है ना, जो जीन्स है, ये सारे जो लिविंग सेल्स हैं जिसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। बाकी जितने भी लिविंग सेल्स हैं सब में ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होता ही होता है, ठीक है। क्योंकि ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का सिस्टम जो है आप यीस्ट में देख सकते हैं, फायर फ्लाइज, नेमाटोड्स, चूहे में, राइट, इन सब में, और बाकी जितने भी स्तनधारी जीव हैं सब में ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म देखा जाता है। तो बोल रहे हैं कि सो इवोल्यूशन हैज कंजर्व्ड इट अक्रॉस मेनी स्पीशीज फॉर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो हमारा जो एवोल्यूशन है ना, जो जो हमारा जो हम बदलते हुए आ रहे हैं हमारे पूर्वजों से, एक एक स्टेप बाय स्टेप, तो ये जो है कई स्पीशीज में, राइट, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स से वो करीब करीब सेम ही रहा है, कंजर्व हुआ है, बचा रहा है, राइट। बिकॉज आर जीनोम, क्यों है ये ऐसा? क्योंकि बोल रहे हैं कि हमारा जो पूरा जो जीनोम स्ट्रक्चर है ना, जो हमारा जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, ये हार्डली चेंज हुआ है, ठीक है। मतलब हार्डली चेंज तो हुआ है काफी, क्योंकि हम कहाँ बंदर थे, बंदर से हम अभी इंसान होमोसेपियंस बन गए। लेकिन ये जो चेंज आया है ना, बोल रहे हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स में पॉइंट 0.5% का चेंज आता है। कैन यू इमेजिन? बोले कि एवरी मिलियन ईयर सिर्फ 0.5% का चेंज आया है, ठीक है। तो काफी बरसों से, मतलब इधर में पूरा उन्होंने पूरा टाइमलाइन दिया हुआ है ह्यूमन इवोल्यूशन का आगे, राइट। तो वो उसमें आपको पता चलेगा कि कितने पहले से ये सारा चीज चला आ रहा है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि because our genome since ancient times has had an average mutation rate of only 0.5% per million year. Average mutation period only 0.5% per million years है, ठीक है। हर मिलियन ईयर में सिर्फ 0.5% का चेंजेस आया है। The nutrition requirements of humans must have been established by natural selection during the million years of our evolution. और ये जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है ना, जो हमारा जो इंसानों का, कि भाई कार्ब्स खाना चाहिए, प्रोटीन खाना चाहिए, वाइटामिन खाना, जो भी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट, तो ये शायद मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ही डिसाइडेड था, तब से एक ही चला आ रहा है, राइट। और शायद ये इसलिए बना, वो जो नेचुरल सिलेक्शन से ही बना, क्योंकि उस वक्त अवेलेबल क्या था, right? तो उस वक्त अवेलेबल जो था उसी को खा खा के ये नेचुरल सिलेक्शन से बन गया कि भाई हमें ये चीजें खानी चाहिए। तो यहाँ पर वही है कि उन्होंने आगे फिर वो बोले कि लेट्स गो बैक इन टाइम एंड ट्रेस आवर ओरिजिन्स फ्रॉम होमोसेपियंस, बिफोर होमोसेपियंस डेवलप। हम जो होमोसेपियंस बोलते हैं हम अपने आप को, ह्यूमन बीइंग्स, तो उससे पहले का जो पूरा उन्होंने पूरा टाइमलाइन बताया हुआ है। इन ऑर्डर टू नो व्हाट एंड हाउ टू ईट वी नीड टू अंडरस्टैंड द न्यूट्रिशनल मिलेनिया इन विच द जेनेटिक मेकअप ऑफ आवर। तो ये बहुत लंबा चौड़ा है,
इफ यू वांट आई डू वन थिंग कि मैं है ना इसको शेयर कर लूंगा इन द व्हाट्सएप ग्रुप कहीं पे, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। इफ नॉट, मैं तो कहूंगा कि एक बहुत प्यारी बुक आती है मतलब यहाँ पे एक सेपियंस करके है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। तो अगर आप एंथ्रोपोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं पूरा, तो वो बुक जरूर पढ़ें। इट्स अ थिक बुक, बहुत मोटा बुक है सेपियंस। तो मैं उसको स्टार्ट किया था, आधा तक पढ़ा था, देन आई कुडंट कंटिन्यू इट, बट आई थिंक अभी मुझे आई हैव टू गो बैक देयर, क्योंकि अगर एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि अब ये इंटरेस्टिंग लग रहा है यार, हमारे पूर्वज ऐसे थे, ठीक है। तो उस बुक में बहुत प्यारे तरीके से ये पूरा तारा फुल फुल हमारा हिस्ट्री बताया हुआ है, ठीक है। एक एक स्टेप बताया हुआ है कि कहाँ थे और कहाँ से कैसे कैसे आए, राइट। तो इफ यू वांट यू कैन गो देयर, राइट। तो वैसे अभी आई आई ट्राई टू, मैं एक मिनट देखता हूँ इफ आई कैन, राइट, जस्ट अ मिनट, आई शेयर दिस थिंग, अगर आप लोग इसको uh, एक मिनट स्क्रीन, आप लोग ओके, स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग, राइट सर, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ ओके देख रहे हैं। ओके। तो ये है, देखिए, टाइमलाइन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन करके इन्होंने बताया 55 मिलियन ईयर्स अगो, राइट। ये था पहला, बोल रहे कि द फर्स्ट प्रिमिटिव, जो हमारे जो बंदर थे हमारे पूर्वज, वो दिखाई दिए, बोल रहे। उसके बाद 8 to 6 मिलियन ईयर्स अगो, तो एक एक चीज बताया, पहला गोरिल्लास आए थे, उसके बाद ओरिन क्या ओरोनिन क्यूगेनेसिस करके एक ओल्डर ह्यूमन एंसेस्टर हमारा आया, फिर 5.5 मिलियन ईयर्स। तो एक एक करके इन्होंने इधर में स्टेप दिया हुआ है, अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आई इसको मैं आई आई शेयर इट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। तो ये पूरा उन्होंने आगे दिया हुआ है, ये देखिए 2.7 मिलियन ईयर्स वो आए थे, जिनका बोलेंगे पैरेंथ्रोपस करके उनका था, और उनके जॉस वगैरह जो थे, जबड़ा वगैरह बहुत मोटा मोटा, ठीक है, बड़ा बड़ा था, क्योंकि वो लोग रूट्स खाते थे। तो उसके उसको चबाने के लिए उनका चबड़ा मतलब जबड़ा ऐसा था, ठीक है। बट वो फिर एवोल्यूशन चेंज हुआ। लेकिन इमेजिन कि ये जो चेंजेस आया, ये सिर्फ वो 0.5% चेंजेस धीरे धीरे करके आया, तो ये चेंज आने में भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, ठीक है, वरना वो लोग ऐसे ही थे। तो उसके बाद ये देखिए, होमो गैस्टर करके 2 मिलियन ईयर्स हो, ये लोग पहले पहले अफ्रीका में दिखाई दिया, और उनका ब्रेन साइज देखिए 850 सीसी, 850 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ओनली, यानी बहुत छोटा ब्रेन साइज था। फिर वो फिर धीरे धीरे म्यूटेट हुआ, और वो चेंज हुआ। उसके बाद एक एक करके आया, ये है द अर्लीस्ट एविडेंस, फिर करीब 5 लाख साल पहले, पहली बार हमने वो हट बनाना शुरू किया हमारे एंसेस्टर्स, राइट। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, अगर अगर इफ समबडी इज इसको इन डेप्थ में जाना चाहता है, तो लाइक मैंने कहा कि वो बुक जरूर पढ़े आप लोग, सेपियंस ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड करके है। तो फिर वो जो निएंडरथल्स करके एक ग्रुप आया था, राइट। ये बहुत लंबा है पूरा ये लिस्ट, राइट। एंड लास्टली यहाँ देखेंगे, ये देखिए 4000 to 3500 BCE, ये सुमेरियंस, द मेसोपोटामियन, ये लोग पहला फर्स्ट सिविलाइजेशन का जो इनको जानकारी मिली हुई है। तो हमारा जो अगर आप देखेंगे पूरा ये जो इवोल्यूशन है, ये मतलब बहुत साल पहले से, राइट, करोड़ों अरबों साल पहले, और तब से हम 0.5% इम्प्रूव करते 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 आज हम इस लेवल पे पहुंचे,
एंड अगर आप देखेंगे तो वी आर इन द लास्ट, वो जो 0.5%, राइट, क्योंकि हम में अभी वैसे कोई चेंजेस आया नहीं, राइट। हो सकता है आगे कुछ चेंजेस आ जाए, कुछ और निकल कर आ जाए, हमारा कुछ और जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो जाए, राइट, पता नहीं, लेकिन इट विल टेक अनदर मिलियन ईयर। तो दिस वाज इट, एंड मैं इसका स्क्रीनशॉट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, अगर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। तो वो नेक्स्ट जो पैरा है, दैट्स अबाउट अर्ली ह्यूमंस एज ओमनिवोर्स, प्लांट एंड मीट ईटर्स। तो बोले कि 2012 में रिसर्चर विंसेंट बाल्टर, ये फ्रांस के एक इंस्टीट्यूट में थे, और उनके कोलीग्स ने एक पेपर पब्लिश किया था कि वेरियस आइसोटोप पैटर्न्स इन टूथ एनामल इन ऑस्ट्रोलेपिथेकस अफ्रीकानस, मतलब हमारे जो पूर्वजों का एक 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 ग्रुप था, इट वाज कॉल्ड ऑस्ट्रोलेपिथेकस अफ्रीकानस, ठीक है। उनके टूथ एनामल में से, ठीक है, दांतों का उनका सैंपल्स मिला था उनको, आर्कियोलॉजी में उन्होंने कहीं कहीं देखा तो, और उसमें पाया गया था कि एन एंसेस्टर ऑफ आवर्स हु लिव्ड बिटवीन 3 मिलियन टू 2 मिलियन ईयर्स अगो, 3 मिलियन से 2 मिलियन ईयर्स पहले जो हम रहते थे, ठीक है, साउथ अफ्रीका में रहते थे, और उनका देखा गया कि उनका जो हाइट था, जो फीमेल्स, हमारे जो एंसेस्टर्स का, हमारे जो अफ्रीकानस मेंबर्स थे, उनके उनका हाइट करीब 3 फीट 10 इंच ही हुआ करता था फीमेल्स का, और मेन का हाइट हार्डली 25 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, राइट। वजन देखेंगे तो औरतों का करीब 27 किलो हुआ करता था, और ये जो मेन का था वो थोड़ा सा और ज्यादा, 33% मोर, ठीक है। और दे हैड अ डाइट सिमिलर टू दैट ऑफ मॉडर्न चिंपैंजीज। उनका डाइट कैसा था, आज के जो चिंपैंजीज है, ठीक है, उनका तरह डाइट था, ठीक है। मतलब फ्रूट्स खाते थे, प्लांट्स खाते थे, नट सीड्स, रूट्स, इंसेक्ट्स, एग्स, और छोटे मोटे कुछ मतलब एनिमल भी खा लेते थे, एनिमल मीट वो खाते थे। तो वहां से बोल रहे हैं कि फ्रॉम द ऑस्ट्रोपेरेथिस ग्रुप डिसेंडेंट्स अरोज टू एटलीस्ट टू सेपरेट ब्रांचेस। वहां से दो ब्रांच बन गया, बता रहे हैं। ये जो जो ऑस्ट्रोपेरेथिस अफ्रीकानस करके जो ग्रुप था, वहां से दो ग्रुप बट गया, और इसमें से एक था पैरांथ्रोपस ग्रुप, जो मैंने अभी आपको दिखाया भी, जिनके बोल रहे हैं कि जिनका बोल रहे हैं कि जो अ, उनका जो जॉस था ना, जॉ बड़ा बड़ा था, जबड़ा काफी बड़ा हुआ करता था, क्योंकि उनको था कि उनको जो बड़ा फाइब्रस फूड खाना पड़ता था, रूट्स एंड ऑल, तो उसके लिए वो जबड़ा, बड़े बड़े जबड़ा ऐसा टाइप हुआ करता था। इनको हमारा डायरेक्ट एंसेस्टर्स नहीं मानते, ठीक है, दे आर नॉट आवर डायरेक्ट एंसेस्टर्स, लेकिन वो जो दूसरा ब्रांच वाला है ना, वहां से फिर वो जो एवोल्यूशन होते होते हम आज की तारीख में हम जैसा है वैसे, राइट। सो they are not believed to be one of our direct ancestors but shared an ecological niche with early homos। डायरेक्ट एंसेस्टर्स तो नहीं है, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज हैं, बता रहे, फ्रॉम विच वी आर डिसेंडेड। द अदर वाज द होमो ग्रुप, दूसरा वाला था होमो ग्रुप बोलते हैं, वहीं से ये होमो सेपियंस बना। लेकिन होमो सेपियंस बनने से पहले, ये सेपियंस पढ़ने से पहले काफी कुछ और चेंजेस रहे हैं, राइट, विच प्रोड्यूस्ड होमो हैबिलिस। होमो ग्रुप बना, वहां से वो होमो हैबिलिस बना, हैंडीमैन बोलते हैं, हैबिलिस का जो उन्होंने टर्म बताया है कि हैंडीमैन, जो आज का हमारा डायरेक्ट एंसेस्टर है। फिर होमो इरेक्टर, होमो इरेक्टस मतलब क्या है कि इरेक्टस मतलब जो स्ट्रेट खड़ा होता था, ठीक है। आप लोगों ने वो जो टीवी में और कई एड वगैरह में देखा होगा ना, दैट वो बंदर से कैसे निकल के ऐसे 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 करके आदमी खड़ा होता है, तो उसमें देखते हैं दैट इरेक्टस, जब वो आदमी सीधे चलने लगा, दैट इज होमो इरेक्टस, राइट, जो हमारे डायरेक्ट एंसेस्टर बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो होमो हैबिलिस लिव्ड अराउंड 1 मिलियन ईयर्स अगो। होमो हैबिलिस जो थे वो 1 मिलियन पहले साल रहते थे, फ्रॉम 2.5 मिलियन टू 1.4 मिलियन ईयर्स अगो, उसके बीच में, राइट। दो एन omnivore लाइक, वो लोग omnivore थे, omnivore मतलब जो मिल जाए खा लेते थे, ठीक है। और नहीं, omnivore इज मोर लाइक वेजिटेरियन बोल सकते हैं ना, omnivore
एंड कार्निवोरस हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये ओमनिवोर थे, और स्टार्टेड स्कैवेंजिंग एनिमल कार्कस फ्रॉम अंडर द नोसेस ऑफ फियरसम प्रेडेटर्स सच एज लायंस। और उसके बाद में वो धीरे धीरे क्या करे, दे चेंज टू दैट, कि भाई वो जो मिल जाए वैसे वो खाने वाला टाइप। वो क्या है, जानवरों को, जो बड़े बड़े जानवर जो लायन वगैरह जो मारते थे, लायन टाइगर्स जो शिकार करते थे, उनके उसमें से वो कुछ निकाल के खाना शुरू कर दिए थे। लेकिन उस जमाने में क्या था, दे डिडंट पोजेस फायर। आग का आविष्कार नहीं हुआ था, इन्वेंशन नहीं हुआ था। आग, इन्वेंशन क्या, डिस्कवर नहीं हुआ था आग, ठीक है। तो उसके चलते क्या थे, वो मसल मीट खा नहीं पाते, मीट को खा नहीं पाते, ठीक है। उसको पचाने में या जो भी था, चबाने में कच्चा मांस नहीं खा पाते। तो उनके पास एक सीक्रेट टूल था, दैट वाज स्टोन टूल्स, राइट। वो स्टोन टूल से क्या करते थे, जानवरों का सर फोड़कर ना, एनिमल बोन्स में से और स्कल्स में से वो जो बोन मैरो निकाल कर खाते। बोन मैरो, हड्डियों के अंदर का वो जो बोलते हैं ना, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, आई डोंट नो। तो वो बोन मैरो वगैरह निकाल कर उसको खाते थे, एंड पॉसिबली शायद उनका ब्रेन्स भी खाते थे, जो सॉफ्ट टिश्यूज होते थे ना। तो वो खाया जा सकता था, लेकिन मसल नहीं खा पाते थे, ठीक है। तो अ, ये, इस तरह करके मतलब वो जो एवोल्यूशन हुआ, बोले कि सिंस Pyropostus मेंटेन्ड हिज एंसेस्टर्स ब्रेन साइज। तो उसमें क्या हुआ था कि उस जमाने में जो पहले जब ओमनिवोर थे, जब नॉर्मल खाना खाते थे, उस वक्त उनका जो ब्रेन साइज था वो करीब 400 से 500 सीसी था, 400 से 500 क्यूबिक सेंटीमीटर वो था। लेकिन उसके बाद में जैसे वो उनका ब्रेन साइज का बढ़ गया, ठीक है। उसमें से जो लोग ये जो एनिमल फूड वगैरह खाने लगे ना, जो उनका जो ब्रेन क्या बोन मैरोज एंड ब्रेन्स वगैरह जब खाने लगे, तो उनका ब्रेन साइज थोड़ा सा बढ़ गया बोल रहे। तो ये बढ़ के करीब 600 से 900 सीसी हो गया, ठीक है। 600 टू 900 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। मे बी इट वॉज ड्यू टू हैविंग दोस एनिमल जो फूड वो खाने लगे थे, वो दैट प्योर फुल प्रोटीन उनको शायद जब मिलने लगा था, ठीक है। तो one can surmise that the ability to obtain meat was the reason for the brain expression। जो जो जब इनको वो जो मीट मिलने लगा ना, एनिमल फूड मिलने लगा, तो शायद ये ब्रेन का एक्सपेंशन का शायद वजह हो सकता है वो, ठीक है। तो अर्ली फिर वो ये कि जो अफ्रीकन होमो इरेक्टस थे, उनका फॉसिल्स पाया गया था। तो बोल रहे हैं कि दे आर सपोजिटली द ओल्डेस्ट नोन अर्ली ह्यूमंस टू हैव हैड ह्यूमन लाइक बॉडी प्रोपोर्शन, ठीक है। क्योंकि वो जो होमो इरेक्टस करके बोलते थे, जो खड़े रहते थे, ठीक है, इरेक्ट रहते थे, तो उनको सबसे करीबी ह्यूमन लाइक बॉडी प्रोपोजिशन माना गया है। एंड लेकिन उनमें एक चीज आपने भी वो पिक्चर में अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो देखेंगे कि उनके पैर बड़े लंबे लंबे थे, राइट। पैर और अपर बॉडी, टॉर्सो वाज वेरी थिक। तो ये क्यों था बोल रहे हैं, शॉर्टर आर्म्स कंपेयर टू द साइज ऑफ द टॉर्सो, उनके हाथ छोटे छोटे। ये क्यों हुआ बोल रहे हैं कि दीज एट्रीब्यूट्स आर एडेप्टेशन टू लिविंग ऑन द ग्राउंड। क्योंकि उससे पहले तो पेड़ों में रहते थे ना, चिंपैंजी गोरिल्लाज वगैरह जो थे। तो जैसे वो जमीन में उतरे और इरेक्ट हुए, तब उनको क्या अब जरूरत पड़ी, उनको पैरों का यूज का जरूरत पड़ा। तो वहां पे एक एवोल्यूशन चेंज आया बोल रहे हैं। हमारे पैर लंबे लंबे थे, हमारे नहीं, हमारे पूर्वजों के, राइट। तो वो जो होमो इरेक्टस थे, उनके पैर लंबे लंबे थे क्योंकि उनको दौड़ना पड़ता था। कोई जानवर पीछे पड़ गया तो वो तेज भागने के लिए वगैरह, उसके लिए दे हैड दिस लॉन्ग लेग्स, पता है। तो ये हो सकता है शायद इसीलिए हुआ हो कि वो क्लाइंबिंग, वो जो ट्री से उतर के जैसे आए ना, तो दे हैड टू रन लॉन्ग डिस्टेंसेस, राइट। तो बोले कि दे रेंज इन हाइट फ्रॉम 145 सेंटीमीटर टू 185 सेंटीमीटर, यानी करीब 4 फीट 9 इंच से लेके 6 फीट तक ही उनका हाइट हुआ करता था, राइट। और उनका वजन भी करीब 40 टू 68 किलोग्राम, या हल्के फुल्के आदमी, ठीक है, ज्यादा लंबा भी नहीं, और हल्का फुल्का, लंबे पैर। तो सोचो कैसे दौड़ते होंगे, राइट। तो होमो इरेक्टस वर equipped with large thick skull, a large brain। तो ये जो होमो इरेक्टस थे, उनका जो स्कल था, जो खोपड़ी बोलते हैं, दैट वाज वेरी स्ट्रांग, ठीक है, और बड़ा था। और वो जो डेवलप होकर बोल रहे हैं कि करीब
900 सीसी तक पहुंच गया था, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर तक वो पहुंच गया था। इम्प्रेसिव ब्रो रिजेस एंड स्ट्रॉन्ग हेवी बॉडी। तो इसीलिए उनको बोलते नहीं, वो दैट इवोल्यूशन वाले में आपको क्लियरली पता चलता है कि कैसे वो दे वर द नियरेस्ट ऑफ, कि वहां से हमारा इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ एक्चुअली, हम आज जैसे हैं वैसे बने। तो साइंटिस्ट बिलीव दैट होमो इरेक्टस वाज द फर्स्ट ऑफ मेनी सब्सिक्वेंट वेव्स ऑफ ह्यूमंस टू इमिग्रेट आउट ऑफ अफ्रीका इनटू यूरेशिया। तो ये लोग शुरू में तो अफ्रीका में थे, लेकिन साइंटिस्ट मानते हैं कि ये लोग पहला वो लोग थे जो वहां से ना माइग्रेट करके यूरोप और एशिया वगैरह में आने लगे, ठीक है, यूरेशिया एक साथ उन्होंने बताया है। सिंस एट दैट टाइम दे डिड नॉट हैव द एबिलिटी टू मेक फायर, दे मेड यूज ऑफ इट। उस वक्त क्या था कि उनको आग बनाना नहीं आता था, वो तो कभी कभार तुक्के में लग जाता था, तो वो था किस्मत थी उनकी, बट दे हैव नॉट एक्चुअली डिस्कवर्ड फायर, ठीक है। सो दे ओरिजिनली सेटल्ड नो फर्दर देन अबाउट 40 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ 40 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड। तो चूंकि वो ठंडा बहुत था उस वक्त टाइम में, ठीक है, आइस एज टाइप में था, तो इसलिए क्या था, वो ठंड आग थी नहीं, इसलिए वो ज्यादातर वो मूव करके वो लोग 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास ही रहते थे, ठीक है, ताकि वो जो थोड़ा वार्म क्लाइमेट टाइप बना रहे। हाउएवर इन दैट लोकेशन देयर देयर आर सीजन्स ड्यूरिंग व्हिच प्लांट्स डोंट ग्रो। लेकिन वो जो 40 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड है, वहां पर भी ऐसा था कि कहीं कहीं वो पेड़ होते नहीं थे, ठीक है, कोई एक सीजन ऐसा आता था कि पेड़ पौधे नहीं बनते थे। और उस वक्त जो होमो इरेक्टस थे हमारे पूर्वज, वो लोग सोली खाने के लिए वो एनिमल्स पे डिपेंड करते थे, राइट। और स्पेशली क्या खाते थे, रॉ बोन मैरो, ऑर्गन्स एंड फैट, ठीक है, जो जो खाया जा सकता था, मीट नहीं खाते थे, मतलब नॉट द मसल पार्ट, राइट। तो ये ऑर्गन्स बोन मैरो ये सब खाते थे, विच आर मोर डाइजेस्टेबल देन मसल विदाउट यूजिंग फायर, ठीक है, क्योंकि ये सब डाइजेस्टेबल था, आग आग का उनको पता नहीं था। Another indication that they were more like us than previous ancestors, fossil records show that they cared for their old and weak individuals. एक और जो रिलेशनशिप ये बताता है, जो उनका और हमारे बीच का ये है कि वो लोग भी हमारे जो उनके जो फैमिली, मतलब एक फैमिली टाइप में वो लोग रहते थे, और उनमें से जो कमजोर लोग थे उनका वो ख्याल रखते थे, ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं ना, वी लिव इन अ फैमिली काइंड ऑफ थिंग। तो ऐसा है। एंड बाई 5 लाख ईयर्स अगो होमो इरेक्टस वर इंटेलिजेंट। करीब 5 लाख साल पहले क्या, होमो इरेक्टस काफी इंटेलिजेंट हो गए, स्लिम हो गए, और अच्छे अच्छे टूल्स का इस्तेमाल करना सीख गए थे। इनफैक्ट वहां पे ना शार्क टूथ का एक टूल भी पाया गया बोल रहे किसी को, ठीक है। तो देवर मतलब काफी इनोवेटिव होने लगे थे। होमो इरेक्टस प्रोड्यूस लार्ज टूल्स शेप्ड बाई फेशियल फ्लेकिंग इंक्लूडिंग हैंड एक्सेस। एक्स जो कुल्हाड़ी है हाथों से चलाने वाला, वो बनाए उन्होंने। हैंड एक्सेस आर इंटरप्रेटेड एज टूल्स एसोसिएटेड विद बुचरिंग ऑफ लार्ज गेम्स। तो वो बड़े बड़े जानवरों को मारने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे, वो जो हाथों का जो हथौड़ा टाइप में, राइट। In recent years, it has been suggested that Homo erectus first used fire around 7,80,000 years ago. Homo erectus जो पहली बार जब उन्होंने आग इस्तेमाल किया था, वो करीब 7,80,000 साल पहले था, राइट। एंड इट्स यूज वॉज रेयर एंड ऑपरचुनिस्ट। कम यूज करते थे उनको आग का पता तो चल गया था, लेकिन बहुत कम यूज करते थे अंटिल 4 लाख ईयर्स। तो इमेजिन एक एक चीज, आग जैसे चीज को भी डेवलप होने में कितने साल लगे, लाखों साल लग गए, ठीक है, उसको वो लोग इन यूज लेकर आने में। और उसके बाद उन्होंने उस आग का यूसेज समझा, दे लर्न टू मेक फायर, एंड दस उनका जो डेली कुकिंग वगैरह में और अदर एक्टिविटीज में वो लोग उसको यूज करने लगे। और तब जाकर वो जो नॉर्थ लैटिट्यूड था ना, जो 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, वहां से वो लोग और दूसरी जगह पे मूव करने लगे, क्योंकि अब ठंडे प्रदेशों में वो जा सकते थे, क्योंकि अब उनको आग मिल गया, तो वो ठंड से बच सकते थे, ठीक है। तो आग का आविष्कार होने के बाद ही बेसिकली वो लोग कोल्डर क्लाइमेट्स में यूरोप में और एशिया में वगैरह वो मूव करने लगे थे। अदरवाइज वो पर्टिकुलरली वो 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में चिपके हुए थे, वहीं पे रहते थे, right?
सो ये है, और काफी इंटरेस्टिंग है आगे भी, राइट। तो बट आज हम यहाँ पे इसको विल टेक ए पॉज एंड थोड़ा सोचिए आज जो मैंने बताया बातें, राइट। वेरी इंटरेस्टिंग। एंथ्रोपोलॉजी में इंटरेस्ट है तो लाइक आई सेड उस बुक को जरूर आप लोग ट्राई कोशिश करें पढ़ने का, सेपियंस, राइट। सो आज के लिए हम यहीं पे इसको पॉज करते हैं, विल कंटिन्यू दिस थिंग टुमारो, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों का कुछ इनपुट्स है तो मोस्ट वेलकम, और एल्स बैक टू यू राय सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सब अनम्यूट है, अगर कोई कुछ थैंक यू पूछना मनोज। बोलना चाहते। पहले क्या था थोड़ा सा जानकारी दिया। ठीक है सर, तो फिर आज का हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ओके एवरीवन। ओके सर। ओके बाय, हैव ए गुड। कल मिलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होते जा रहा सही में इंटरेस्टिंग तो है। है। ओके एवरीवन, गुड डे, बाय बाय।